एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज फॉर द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एज यूजुअल मैं आपको आज भी वही बोलने वाली हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको ये चैप्टर पढ़ के आना है, एनसीईआरटी से रीडिंग लगा लेना, एक बार रिवाइज कर लो। इस चैप्टर की वीडियो पहले से ही चैनल के ऊपर डली हुई है तो उसको पहले जाकर देख लेना, पूरा की पूरा नोट्स बना लेना, सब पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट सीख लेना, रिएक्शंस पढ़ लेना, उसके बाद ही आपको ये वीडियो देखनी है ताकि इन क्वेश्चंस को आप खुद पहले सॉल्व कर पाए, समझ पाए, ठीक है, तभी ये वीडियो आपको ज़्यादा काम आएगी। चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को हम पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करने वाले हैं, आपकी ये एनसीईआरटी की एंड एक्सरसाइज को हम सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है ये तो हमने चैप्टर नंबर 1 यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के अंदर ही पढ़ लिया था, ठीक है। अब एक बार पढ़ लिया तो किसी भी चैप्टर में पूछ सकते हैं, तो इसमें कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर मेनली हम देखते हैं रिएक्टिविटी, ठीक है। रिएक्टिविटी के बेसिस पे हम बताते हैं कौन सा पर्टिकुलर मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। उसके लिए हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, मैंने आपको ट्रिक के साथ याद कराई थी, आप लेक्चर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ए पार्ट के अंदर ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपको गिवन है NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। क्या NaCl सॉल्यूशन में से कॉपर को अगर डाला जाए तो कॉपर NaCl सॉल्यूशन में से Na को यानी कि सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। कौन डिस्प्लेस करेगा? अगर कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता सोडियम से तभी वो डिस्प्लेस कर पाता, बट हमको पता है सोडियम तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। इसी वजह से कॉपर NaCl में से सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, इसी वजह से ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता। बी में लिखा है MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड एल्यूमिनियम मेटल। ये भी हमें पता है कि मैग्नीशियम भी काफी ज्यादा रिएक्टिव है कंपैरेटिवली एल्यूमिनियम मेटल से, तो एल्यूमिनियम इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकती मैग्नीशियम को, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है FeSO4 सॉल्यूशन एंड सिल्वर मेटल। सिल्वर इज वेरी वेरी इनर्ट ना, वो तो रिएक्ट नहीं कर सकती, बहुत कम रिएक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे भी सिल्वर FeSO4 में से आयरन को Fe को डिस्प्लेस नहीं कर सकती है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा श्योरली करेक्ट होगा। अब कैसे है ये देख लेते हैं। AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। नाउ कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन Ag यानी कि सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, हमें पता है, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम इन तीनों से ही ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्योंकि रिएक्टिविटी कॉपर की ज्यादा है, इसी वजह से कॉपर हमारा सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखो ये आप नोट डाउन कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग से बचाव के लिए हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे, जिसमें एक पेंटिंग था, हम पेंट कर सकते हैं आयरन आर्टिकल्स के ऊपर, ऑयलिंग था, गैल्वेनाइजेशन हमने पढ़ा था, तो उनमें से ही कुछ मेथड्स हमें चेक करने पड़ेंगे। देखो ग्रीस या फिर ऑयल लगा के हम प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं, बट हम किस की बात करें, हमें किसको रस्टिंग से बचाना है? फ्राइंग पैन को। तो फ्राइंग पैन के लिए जिसमें हम खाना बनाएंगे तो उसको ना तो हम पेंट कर सकते हैं, यानी कि पेंटिंग तो नहीं कर सकते, ठीक है। कोटिंग ऑफ जिंक यहाँ पे हम करेक्ट आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ग्रीस लगाएंगे तो हमें वॉश भी तो करना पड़ेगा ना, तो ग्रीजिंग भी नहीं कर सकते, हम कितनी बार ग्रीस करेंगे, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हमें सही ऑप्शन लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी के अंदर कोटिंग करनी पड़ेगी हमें किसकी? जिंक मेटल की ओवर दिस फ्राइंग पैन। क्लियर? चलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एलिमेंट reacts with oxygen to give a compound with high melting point. This compound is also soluble in water. आपसे पूछा गया है, कुछ एलिमेंट्स के नाम दे दिए, आपसे पूछा गया कि एक ऐसे एलिमेंट का नाम बताना है हमें जो जब ऑक्सीजन से, लेट कर लेते हैं X है कोई एलिमेंट जिसकी बात कर रखी है, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जो कि क्या होता है, जिसका ये जो प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रोडक्ट का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ना वो काफी ज्यादा क्या होने वाला है? हाई होने वाला है। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर। और ये जो कंपाउंड होगा ये कहीं ना कहीं वाटर के अंदर भी क्या होने वाला है? सोल्यूबल होने वाला है। तो ऐसे हमें कंपाउंड का नाम बताना है। पहले अगर हम देखें कार्बन, कार्बन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? कार्बन बनाता है कोवलेंट बॉन्ड। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के अंदर मैंने आपको आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के बीच में डिफरेंशिएट करना बताया था, ठीक है। और हमको पता है जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर
वाटर सोल्यूबल तो होते ही नहीं है। और उसी कैटेगरी का एलिमेंट है हमारा सिलिकॉन, क्योंकि कार्बन के जस्ट नीचे लाई करता है पीरियोडिक टेबल में हमारा सिलिकॉन, तो ये भी कोवलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, तो सिलिकॉन भी नहीं हो सकता। अब बात है कैल्शियम एंड आयरन की, ठीक है। तो इसमें बात हमारी मेन है कि मेल्टिंग पॉइंट हाई किसके होता है, जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, किसका, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए। और दूसरा जो इन्होंने हिंट दिया है हमें कि वो क्या होना चाहिए, वाटर के अंदर सॉल्यूबल। तो इसके रिगार्डिंग ये रिएक्शन हमने इस चैप्टर के अंदर ही पढ़ी है। देखो, जब हम कैल्शियम मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसके ऊपर क्या कौन सा चार्ज है, Ca2 पॉजिटिव, एंड ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव है। अब ये कैटायन और एनायन के बीच में क्या है, इंटरैक्शन है। क्या प्रेजेंट है इनके बीच में, एक इंटरैक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के बीच में, ठीक है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इनके बीच में ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है ना, कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से इनके बीच का जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका जो इस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अब देखिए ये सॉल्यूबल कैसे है, ये भी देख लेते हैं। हमने क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज सॉल्यूबल इन वाटर। इसी वजह से ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट इसके पीछे हैं, क्लियर। ये रिएक्शन हमने चैप्टर के अंदर पढ़ी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नोट विद द जिंक, बिकॉज सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज वाला कॉन्सेप्ट लगाना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, मोर रिएक्टिव देन टिन। इसी वजह से हम टिन को यूज करेंगे, जिसके लेस रिएक्टिविटी होगी उसी को ही तो यूज करेंगे ना। हम ये तो नहीं चाहते कि अगर हम ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल को यूज करेंगे तो वो हमारे फूड के अंदर भी आ जाएगा, विच इज वेरी टॉक्सिक फॉर अस, ठीक है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन अ हैमर। एक हैमर आपको दे दिया है, एक बैटरी दे दी, बल्ब दे दी, वायर दे दिया एंड स्विच दे दिया। तो ऑप्शन नंबर ए में आप क्वेश्चन नंबर पार्ट ए में आपसे पूछा गया है, हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। क्लियर, हमें बताना है इन सब चीजों को यूज करके कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। सिंपल जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मेटल्स की, हमने क्या पढ़ा था कि जो मेटल्स होती हैं वो मेलेबल एंड डक्टाइल होती है। तो हैमर से जब हम उसको बीट करेंगे, जब वो थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो रही हैं, जब उनकी वायर्स बन पा रही हैं, तो वो क्या है, मेटल्स है। और जैसे ही हम किसी नॉन मेटल के ऊपर हैमर को लगाएंगे, मारेंगे, तो क्या होगा, वो ब्रिटल इन नेचर होती है, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, बहुत सारे पीसेस के अंदर वो डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। दूसरा हमने देखा था जो मेटल्स होती हैं वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, क्योंकि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देती हैं। और वही सेम चीज हमने नॉन मेटल्स के अंदर क्या पढ़ा था, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकती हैं, ठीक है, तो वो क्या होती हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट नहीं, इलेक्ट्रॉन्स वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहां पे प्रेजेंट नहीं होते। नॉन मेटल्स के केस में क्या होता है, वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे हम बल्ब का यूज कर सकते हैं। देखिए आप एग्जाम में किस तरीके से लिख के आएंगे, एक बार देख लेते हैं। मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स विद अ हैमर विदाउट ब्रेकिंग। ओके, जो मेटल्स होंगी उसको हम हैमर की हेल्प से बीट करके देखेंगे अगर वो शीट या फिर किसी वायर के अंदर हम उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स होंगे कैन नॉट बी बीटन विद हैमर टू फॉर्म अ शीट। नॉन मेटल ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर, जब हैमर से हम उसको बीट करेंगे तो वो डिफरेंट नंबर ऑफ पीसेस के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। मेटल्स क्या होती है, मेलेबल होती है, वाइल नॉन मेटल्स क्या होती है, नॉन मेलेबल। यानी कि सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की पढ़ी थी उसी के थ्रू हमें बतानी है। दूसरा देखिए, व्हेन मेटल्स आर कनेक्टेड विद द सर्किट यूजिंग बैटरी, बल्ब, वायर, स्विच, करंट पासेस थ्रू द सर्किट एंड बल्ब ग्लो। बल्ब क्यों ग्लो करेगा, क्योंकि जो मेटल्स होती है उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से मेटल्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। जबकि अगर हम बात करते हैं हमारी नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, यानी कि उस केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्लियर।
देखिए पार्ट बी के अंदर आपसे क्या पूछा हुआ है, एक्सेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो क्या यूजफुलनेस है, देखो बिकॉज ऑफ मेलिबिलिटी मेटल्स कैन बी casted into sheets. Metals are good conductor of electricity and these can be used for electrical cables. ये क्या हो गए, इनके यूजेस हो गए। इससे हमें पता चला ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें समझ में आई, जिससे हम उसका एप्लीकेशन समझ सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अभी हम जंप करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। काफी डिटेल में हमने ये वाला पार्ट पढ़ा था क्लास में, ठीक है। तो एम्फोटेरिक, एम्फीबियंस पढ़ा है, ठीक है। एम्फी मतलब जिसका दोगुना नेचर होता है, यानी कि ऐसे ऑक्साइड्स जो कि एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेसिस से भी रिएक्ट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। अगर इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो जिंक की ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड्स होते हैं, ये कैसा नेचर होता है इनका, दोगुना नेचर होता है, टू फेस्ड होते हैं ये, ठीक है। ऐसे एलिमेंट जिनके दो मुंह हैं, ठीक है, यानी कि जो एसिड एंड बेसिस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन देखेंगे आपको एग्जाम में किस तरीके से किस तरीके से प्रेजेंट करना है और क्या लैंग्वेज आपको लिख के आनी है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए किस तरीके से लिख के आओगे। देखो, दोज मेटल ऑक्साइड्स विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो कि एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर दोनों दिखाएं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलेंगे। इन अदर वर्ड्स, मेटल ऑक्साइड्स दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। फिर आपको इसके एग्जांपल लिखने हैं, दो मेन एग्जांपल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। क्लियर? अब यहाँ पे आपको केमिस्ट्री में जब भी आप कुछ एक्सप्लेन करो, आप उसका एग्जाम्पल जरूर लिख के आओ। आपकी फर्स्ट चैप्टर के अंदर काफ़ी सारी रिएक्शंस है, सेकंड के अंदर काफ़ी सारी रिएक्शंस हैं, मेटल नॉन मेटल्स के अंदर काफ़ी सारी रिएक्शंस हैं। तो आप कुछ भी चीज़ एक्सप्लेन करोगे तो रिएक्शन साथ में ज़रूर लिख के आना, ठीक है। इससे आपके मार्क्स ना बहुत अच्छे आएंगे, बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन अगर हम देखें, यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हमने लिया हुआ है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारा क्या है, एम्फोटेरिक है। फर्स्ट केस में देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हमने रिएक्शन कराई है एक एसिड के साथ, और दूसरे केस में सेम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराई है हमने बेस के साथ। बेस इज NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोनों के साथ ही रिएक्ट करके क्या बना रहा है, देखो दोनों के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है एंड क्या बना रहा है, वाटर। यहाँ पे भी वाटर रिलीज हो रहा है और सोल्ट रिलीज हो रहा है, ठीक है। दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2 इज सोडियम एल्यूमिनेट एंड दिस इज AlCl3, ठीक है, दिस इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये रिएक्शंस आपको जरूर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट फिर आप जिंक का भी लिख सकते हो। जिंक ऑक्साइड ले लिया हमने दोनों केसेस में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमने क्या ले लिया, जिंक ऑक्साइड। एक बार हमने जिंक ऑक्साइड को रिएक्ट कराया है एसिड से विच इज HCl, फिर हमने रिएक्ट कराया बेस, सेम बेस लिया है हमने NaOH के साथ, वही बनेगा सोल्ट एंड वाटर। अब ये जो लास्ट वाली रिएक्शन है ना, जिसमें हमारा सोडियम जिंकेट बन रहा है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कंपाउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है सोडियम जिंकेट कैसे बनता है। सोडियम जिंकेट, जब हम जिंक ऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे बेस के साथ, सोडियम हमारा क्या बनेगा, जिंकेट, सोडियम जिंकेट, साथ में क्या बनने वाला है, वाटर, तो रिलीज होगा ही होगा। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, नेम टू मेटल्स विच डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड टू मेटल्स विच विल नोट। तो यहाँ पे सिंपल हमारा रिएक्टिविटी सीरीज लगने वाली है। हमने क्या देखा था, हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट जितनी भी मेटल्स होंगी वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगी क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगी, और हाइड्रोजन के नीचे जितनी भी होंगी वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हमारी सोडियम हो गई, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, रिएक्टिव है। और जो डिस्प्लेस नहीं कर सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल जो लेस रिएक्टिव है, फॉर एग्जाम्पल Ag हो गया, Au हो गया, Pt हो गया, ठीक है, ओके, Cu हो गया, कॉपर, ये सब क्या है, लेस रिएक्टिव होती हैं, हाइड्रोजन से नीचे आती हैं। तो मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज लाइक सोडियम एंड मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, जबकि ऐसी मेटल्स जो हाइड्रोजन से नीचे होती हैं रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, फॉर एग्जांपल सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब क्या होती हैं, ये डिस्प्लेस नहीं कर सकती क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। हाइड्रोजन को हमने एक रेफरेंस लेके रिएक्टिविटी सीरीज को एक्सप्लेन किया था। चलिए, समझ में आ गया होगा आपको, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल M, व्हाट वुड यू टेक एज एनोड एंड कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब मैं आपको ये वाला चैप्टर पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बहुत अच्छे से कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार मार्क करेंगे हम, क्योंकि ये जो वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है।
काफ़ी बार एग्जाम में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इससे रिलेटेड जो डायग्राम है वो भी आपको आना चाहिए, वो भी आपको पूछा जा सकता है। तो हमें पता है कैथोड के ऊपर निकलती है हमारी प्योर मेटल, ठीक है, कैथोड के ऊपर क्या निकलती है, प्योर मेटल। एनोड के ऊपर हमारी क्या निकलती है, इम्प्योर मेटल। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है हमारा, मेटल का सोल्ट जो सॉल्यूशन लेते हैं, वो सॉल्यूशन जो हम लेंगे ना वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जंप करने वाले हैं अभी हम। प्रत्युष took sulfur powder on the spatula and heated it. He collected the gas evolved by inverting a test tube over it as shown in the figure. What will be the action of gas on dry litmus paper? के ऊपर तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक्वस मीडियम, वाटर तो चाहिए ही चाहिए। इसी वजह से ड्राई के ऊपर कुछ नहीं होगा, मॉइस्ट के ऊपर आने वाला है कुछ तो चेंज, ठीक है। ओके, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। सल्फर लिया है, हमें क्या पता है सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या होती है, एसिडिक होती है, एसिडिक इन नेचर है ना। यहाँ पे देखो जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, और मेटलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, मेटल्स नॉन मेटल्स के अंदर। तो यहाँ पे सल्फर इज नॉन मेटलिक, और इसका ऑक्साइड अगर बनेगा, ठीक है, इसका ऑक्साइड जब हम इसको हीट करें तो ऑक्साइड ही तो बनेगा एयर के अंदर, ठीक है, एंड विच विल बी एसिडिक, जो क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। इसी वजह से जो मॉइस्ट लिटमस पेपर हमने लिया है वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड कलर के अंदर, ठीक है। रेड कलर क्या शो कर रहा है कि दिस इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। और अब हमें अगर इसके रिएक्शंस लिखनी होगी तो रिएक्शन को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा, रेड, और यहाँ पे नो एक्शन, कोई चेंज हमें नहीं दिखाई देगा। सल्फर को, सिंपल सल्फर को हमने क्या किया, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया। जैसे हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा तो हमारा क्या बनेगा, सल्फर ऑक्साइड बनेगा, सिंपल, विच इज SO2। अब आगे फर्दर जब SO2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड बनने वाला है। SO2 लिया हमने, इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा हमारा, सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड हमारा बनने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्टेट 2 ways to prevent rusting from iron, पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, सिंपल, ठीक है। ये 2 वेज हम यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स का है तो उसको थोड़ा सा हल्का हल्का एक्सप्लेन भी कर देना, ठीक है। मार्क्स के हिसाब से भी हमें देखना पड़ेगा ना कि कितना हमें लिख के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स, उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। क्लियर, ओके। और जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स एंड न्यूट्रल, न्यूट्रल भी बना सकती है, ठीक है। यहाँ पे हम मेटलिक ऑक्साइड्स की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ किसकी, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं। तो एसिडिक में सिंपल जो हमने अभी सल्फर वाली रिएक्शन की थी वो हम ले सकते हैं। देखो यहाँ पे SO2 करना है इसको, सल्फर डाइऑक्साइड हमारी बनेगी विच इज एसिडिक इन नेचर, विच इज एसिडिक इन नेचर। और न्यूट्रल जो यहाँ पे हमने लिखा है ना, न्यूट्रल, न्यूट्रल कहाँ बन रही है, देखो न्यूट्रल का एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे, न्यूट्रल ऑक्साइड्स एज वाटर, ठीक है। वाटर भी क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तो है ना हाइड्रोजन की, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो वाटर बनेगा, एंड वी नो दैट वाटर इज न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है। तो ये हमारा न्यूट्रल का भी एग्जाम्पल हो गया है। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं। गिव रीजंस, प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। एक तो इसका रीजन है मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, इसको हम थिन वायर्स के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं जिसकी वजह से बहुत सुंदर सुंदर हम फाइन डिजाइन्स बना सकते हैं ज्वेलरी के ऊपर। दूसरा ये रिएक्टिव नहीं होती है, लेस रिएक्टिव होती है, ठीक है। तो ये इसके रीजंस हो गए हैं कुछ। फिर है सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। क्यों होता है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं और ये एयर के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या कर सकती हैं, ऑक्साइड्स बना सकती हैं, यानी कि बहुत रिएक्टिव हैं। इसी वजह से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से उसको कहाँ रखते हैं, ऑयल के अंदर स्टोर्ड रखते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। जो हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो एल्यूमिनियम के भी बने होते हैं। तो एल्यूमिनियम क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, हमें पता है, ठीक है।
अगर हम कॉपर के कंपैरिजन में बात करें तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव। तो एल्यूमिनियम के बर्तन कैसे बना लेते हैं हम, यूटेंसिल्स क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद एक प्रोटेक्टिव लेयर अपने ऊपर बना लेती है जो कि फर्दर रिएक्शन नहीं होने देती, यानी कि एक नॉन रिएक्टिव कोटिंग उसके ऊपर बन जाती है। इसी वजह से हम एल्यूमिनियम को यूटेंसिल्स बनाने में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कार्बोनेट एंड सल्फाइड्स ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स को हम कन्वर्ट क्यों करते हैं उनके ऑक्साइड्स के अंदर? क्योंकि ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट करने के बाद ऑक्साइड से प्योर मेटल को बाहर निकालना, उनको रिफाइनिंग करना ज़्यादा ईजी प्रोसेस है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, उनको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर? ये है इसका डिटेल सॉल्यूशन, आपको लिख के कैसे मैंने बता दिया। देखो, प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर को हम बनाते हैं क्योंकि मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी होती है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को हम इसलिए रखते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वेरी रिएक्टिव एंड कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज्ड इन द एयर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम फॉर्म नॉन रिएक्टिव लेयर। एक नॉन रिएक्टिव लेयर बना लेती है किसकी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, ठीक है, जिसकी वजह से फर्दर आगे रिएक्शन नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है इट इज ईजियर टू रिड्यूस अ मेटल ऑक्साइड फ्रॉम फ्री मेटल। इट इज ईजियर टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड इनटू फ्री मेटल, क्योंकि ऑक्साइड से एक्सट्रैक्शन क्या होता है, आसान होता है। क्लियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलने वाले हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू मस्ट हैव सीन टार्निश्ड कॉपर वेसल बीइंग क्लीन्ड विद लेमन और टेमरिन जूस। Explain why these sour substances are effective in cleaning vessels। क्यों? क्योंकि वो जो टार्निशिंग हुई है ना, टार्निशिंग का मतलब क्या हुआ, कोरोजन हुई। वो जो कोरोजन हुई है वो किसकी वजह से हुई है? वो जो कंपाउंड, वो जो लेयर उसके ऊपर लगी है वो एक बेसिक कंपाउंड है, ठीक है, और उसको रिमूव करने के लिए हम एक एसिडिक सब्सटेंस का यूज करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो सकती है। इसी वजह से लेमन से हम काफ़ी सारे हमारे जो कॉपर वेसल्स होते हैं उनको, उन यूटेंसिल्स को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। द सार सब्सटेंसेस सच एज लेमन और टेमरिन जूस कंटेन एसिड्स। एसिड्स तो होते हैं, हमें पता है। दीज एसिड्स डिसॉल्व द कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड और बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, present on the surface of tarnished copper vessel and make them shining brown again। तो वही एसिड बेस वाली बातें चल रही है यहाँ पे, वही खेल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाला, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंशिएट करना है हमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बेसिस के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे बता दिया है आपको, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही आपको क्या करना है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, फिजिकल के बेसिस पे नहीं करना। तो पहला देखो, मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जबकि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक बनाते हैं और न्यूट्रल बनाते हैं। क्लियर? ओके, मेटल रिप्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स एंड फॉर्म सॉल्ट्स बनाते हैं ये। क्लियर? नॉन मेटल्स डू नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो एसिड में से हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर सकती, रिप्लेस नहीं कर सकती हैं। विद क्लोरीन मेटल फॉर्म क्लोराइड विच आर इलेक्ट्रोवेलेंट। क्या मतलब है? क्लोरीन के साथ मेटल क्या बना सकती है, क्लोराइड बना सकती है, विच आर इलेक्ट्रोवेलेंट, वो इलेक्ट्रोवेलेंट होते हैं। वाइल क्लोरीन विद क्लोरीन नॉन मेटल्स फॉर्म क्लोराइड्स विच आर कोवेलेंट। यानी कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं मेटल्स की, ठीक है, तो वो मेनली आयनिक कंपाउंड बनाती है जिनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होता है, यानी कि आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, क्योंकि उनके कैटायन और एनायंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जबकि यहाँ पे ये कौन सा, किस टाइप का बॉन्ड ज्यादा प्रेफर करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है विद हाइड्रोजन फ्यू मेटल फॉर्म हाइड्राइड्स विच आर इलेक्ट्रोवेलेंट एंड नॉन मेटल्स के केस में क्या होता है, विद हाइड्रोजन नॉन मेटल्स फॉर्म मेनी स्टेबल हाइड्राइड विच आर कोवेलेंट। यही डिफरेंस है। इलेक्ट्रोवेलेंट का क्या मतलब हुआ, आयनिक, एंड इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देख चुके हैं और चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी हमने कोवेलेंट कंपाउंड को बहुत ज्यादा डिटेल में देखा है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ कौन होता है, सुनार को कहा जाता है। ही प्रोमिस टू ब्रिंग बैक ग्लिटर ऑफ ओल्ड एंड डल गोल्ड ऑर्नामेंट्स। तो एक लेडी उसको मिलती है, उसने अपनी क्या दी, गोल्ड की बैंगल्स दे दी, और उसने, वो जो सुनार था, जो गोल्ड स्मिथ था, उसने उन बैंगल्स को, उसकी दोनों बैंगल्स को एक लिक्विड के अंदर डिप करा। ठीक है, उस लिक्विड के अंदर डिप करते ही उसकी जो बैंगल्स थी वो बिल्कुल नए जैसे चमकने लगी, बट वेट जो था वो ड्रास्टिकली क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था। तो आपको एनसीईआरटी बोल रही है कि आप डिटेक्टिव का रोल प्ले करो और मुझे बताओ कि ये जो सॉल्यूशन था ना जिसके अंदर उन बैंगल्स को डिप किया था वो कौन सा था। सोचो, आपसे पूछा एनसीईआरटी ने, मैं नहीं बता रही इसका आंसर। ठीक है,
तो हमने ये चीज पढ़ी थी एक्वा रेजिया, रॉयल वाटर, क्योंकि हमें पता है जो गोल्ड होता है ना वो काफी ज्यादा लेस रिएक्टिव है। अब रिएक्टिविटी उसकी बहुत कम है, तो ऐसा कोई हमारे पास सॉल्यूशन ही नहीं था जो कि इतने लेस रिएक्टिव मेटल के साथ भी रिएक्ट कर पाए। तो इसी वजह से हमने पढ़ा था रॉयल वाटर के बारे में। ठीक है, रॉयल वाटर क्या था हमारा? एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया का था क्या था? मिक्सचर ऑफ 2 एसिड्स, किस किस का? HNO3 एंड HCl। ठीक है, तो देखो क्या हुआ था उस टाइम पे, गोल्ड स्मिथ ने एक्वा रेजिया के अंदर डिसॉल्व किया था एक्वा रेजिया, देखिए, ठीक है, विच कंटेन 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 3 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 1:3 के प्रोपोर्शन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके अंदर डिप करते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा इकलौता सॉल्यूशन है हमारे पास जो कि इतनी ज़्यादा लेस रिएक्टिव मेटल्स को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता है, हमने पढ़ रखा है लेक्चर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। गिव रीजंस व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। ठीक है, तो ऐसा क्या रीजन है कि कॉपर को यूज करते, स्टील को यूज नहीं करते हॉट वाटर टैंक्स के लिए? पहला रीजन है कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टील। क्लियर? कॉपर डज नॉट कोरोड इजिली, कॉपर जो है बहुत इजीली कोरोड नहीं होता है, बट स्टील कोरोड इजीली। क्यों? क्योंकि जो स्टील है वो एलॉय है और उसके अंदर आयरन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, एंड वी नो दैट जो आयरन का रस्टिंग होता है प्रोसेस, उसकी वजह से आयरन डिग्रेड भी बहुत जल्दी करता है। नेक्स्ट है कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट एनी टेम्परेचर, वेर इज आयरन रिएक्ट विद द वाटर ऑन हीटिंग। अब आयरन कहाँ से आया? क्योंकि स्टील इज अ एलॉय जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस थे, हमने सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस थे, राइट? हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेक्चर के टाइम पे भी डिस्कस किए थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।